हाँ, जनसोद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। जिस समय मैं ये न्यूज़ बना रहा हूँ, तो हमारे मध्य प्रदेश का जिस जगह से मैं न्यूज़ बना रहा हूँ, वहाँ का तापमान 42 डिग्री है। मगर ये पूरे देश का हाल है। कुछ जगहों में 46, 47 और 48 डिग्री तक तापमान भारत में रिकॉर्ड किया गया है और दिल्ली में लगातार 46 डिग्री के तापमान तक पारा पहुंच रहा है। धरती लाल हो रही है, सूरज आंखें दिखा रहा है और पानी के लिए लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनशोध न्यूज़, मैं प्रदीप तिवारी। देश इस समय सिर्फ भीषण गर्मी नहीं झेल रहा, बल्कि एक बड़े पर्यावरणीय संकट की मार को भी झेल रहा है। दिल्ली में पिछले 14 वर्षों की सबसे गर्म रात दर्ज की गई है। तापमान 46 डिग्री के पार हो चला है और बिजली की मांग लगातार पूरे देश में बढ़ गई है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र जल की त्रासदी से गुजर रहे हैं। जल स्तर यहाँ पर लगातार घट रहा है और लगातार जल की मांग हो रही है और जल के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड में है, मगर उस अलर्ट मोड से भी फायदा क्या है, क्योंकि जल की उपलब्धता नगण्य जैसी हो चल। यह केवल मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह क्लाइमेट चेंज की एक भीषण चेतावनी है, जिसे अगर आज हमने नजरअंदाज किया, तो कल इसके परिणाम आप बहुत ही भयावह भोगने इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली एनसीआर में रात का तापमान भी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। लोगों को रात में भी राहत नहीं है। देश की बिजली की मांग 270 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। एयर कंडीशनर, कूलर और पंपों के बढ़ते उपयोग से बिजली व्यवस्था चरमरा सी गई। बुंदेलखंड के कई तालाब सूख गए हैं, कुएं सूख गए हैं, हैंडपंप का जल स्तर कम हो गया है। 60 से 65% तक हैंडपंप सूख चुके हैं और अब केवल 40% से लोगों का काम चल रहा है। प्रशासन हैंडपंप से जल उपलब्ध कराने की बात करता है, मगर जमीनी स्तर में जो हमारी टीम ने देखा, लोगों के हाल बेहाल है। यही हाल मालवा क्षेत्र का है। भूजल स्तर यहाँ भी लगातार गिर रहा है। अभी से प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जबकि गर्मी का पूरा 1 माह अभी बाकी है। कई गांवों में टैंकर से पानी पहुंचाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है, मगर जो मांग है उसके अनुरूप उपलब्धता प्रशासन सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। किसानों की खरीफ फसल पर भी प्रभाव इसका पड़ रहा है। भोपाल, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, उज्जैन और शाजापुर जैसे जिलों में जल संकट भीषण आकार ले चुका है और प्रशासन इस पर लगभग लगभग हाथ खड़े कर चुका है। वह कुछ विशेष करने की स्थिति में अब रहा। विशेषज्ञ इसके पीछे कई कारण बता रहे हैं। सबसे पहला कारण जो हम हमेशा मुद्दा उठाते हैं, क्लाइमेट चेंज। धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से गर्म होते क्षेत्रों में शामिल हो चला है। पेड़ों की कमी हो रही है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल उपयोग करने वाला देश बन चुका है और जिसकी वजह से पेड़ को भी नुकसान हो रहा है और पेड़ भी लगातार भारत में काटे जा रहे हैं। शहरों में हरियाली तेजी से कमी हो रही है। कंक्रीट और डामर के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए भी जंगल को लगातार भारत में काटा जा रहा है। भारत में जल स्तर को भी दोहन बड़ी निर्ममता से किया जा रहा है और भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल को उपयोग करने वाला देश बन चला है। लेकिन रिचार्ज की बात करें, यानी उसके वाटरशेड की और जल संरक्षण के कार्यों की बात करें, तो उसकी व्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी है, बल्कि नगण्य है। पारंपरिक जल स्रोत लगभग खत्म हो चले हैं। तालाब, बावड़ी, छोटे तालाब, वेटलैंड तेजी से गायब हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या पेड़ गर्मी कम कर सकते हैं? तो सवाल का सीधा सा उत्तर है हाँ, मगर कितने? पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार एक परिपक्व पेड़ लगभग 100 से 200 लीटर तक का पानी वाष्पित वातावरण में करता है, जिससे कि तापमान
कम होता है। शहरी क्षेत्रों में उसके कुल क्षेत्र के 10% का भी एरिया अगर ट्री से कवर है तो उस क्षेत्र का तापमान 1 से 2% 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। यानी अगर एक शहर का रकबा जो 100 हेक्टेयर है, तो अगर 10 हेक्टेयर में भी वन होते हैं तो 1 से 2% तापमान वहां पर कम हो सकता है। किसी बड़े शहर में औसत 10 से 15 लाख अतिरिक्त पेड़ लगाने पर स्थानीय तापमान 1 से 2 डिग्री तक घटाया जा सकता है, ऐसा अ, वैज्ञानिकों का कहना है, इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है। और जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में बड़ी-बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि ये सारी चीजें शहर के आकार, जनसंख्या और हरियाली की उपलब्धता को देखते हुए किया जा सकता है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में भी जो हीट वेव है वो और लंबी चलेंगी और जो गर्मियां हैं वो और भीषण होंगी। पानी का संकट बढ़ेगा जिससे लोग त्राही-त्राही करेंगे। बिजली कटौती लगातार बढ़ेगी क्योंकि उतनी उपलब्धता जितनी मांग होगी उसके रिगार्डिंग उपलब्धता नहीं हो पाएगी। खेती की लागत बढ़ेगी क्योंकि कहीं न कहीं उसमें ईंधन और जो बिजली की बढ़ोतरी है वह भी फैक्टर काम करेगा। गरीब और मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि गर्मी सबसे ज़्यादा इन्हीं पर मार करती है। इस सब पर विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। क्लाइमेट चेंज के कारण भारत की जीडीपी पर भी बड़ा असर पड़ेगा, जिसकी हम अक्सर बात करते रहे हैं। भारत ईरान युद्ध का जितना भी असर भारत की इकोनॉमी में पड़े, उससे बड़ा असर इस क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट के चैलेंज की वजह से भारत में पड़ने वाला है, जिस पर सरकार का कोई तवज्जो नहीं है। अब इन सब का समाधान क्या? बड़े स्तर पर ट्री प्लांटेशन करना पड़ेगा, जिस पर सरकार का कोई तवज्जो नहीं है। अब इस पर पार्टिसिपेटरी एक्शन करना पड़ेगा, जो पीपल ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। लोगों को खुद ही आगे आकर पौधे लगाना पड़ेगा और न सिर्फ पौधे लगाना पड़ेगा बल्कि इन्हें बचाना भी पड़ेगा। केवल फोटो के लिए पौधे नहीं लगाना पड़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करनी पड़ेगी शहरी क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में वाटरशेड के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, यानी जल संरक्षण के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। अगर हम इससे साथ गए तो हम आने वाली पीढ़ी को भी बचा ले जाएंगे, अन्यथा परिणाम आप देख ही रहे। अर्बन हीट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। शहर में पूल रूफ्स, ग्रीन कॉरिडोर और निकायों का संरक्षण करना पड़ेगा। तालाबों और जंगल को बचाना पड़ेगा। स्थानीय जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी पर तेजी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार कोयले पर निर्भर नहीं हो सकते। सोलर और क्लीन एनर्जी से बिजली के संकट को हमको कम करना पड़ेगा। कुल मिला के बात यहाँ आती है कि भारत विकास और पर्यावरण के बीच एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अगर जंगल और घटते चले गए, जिस तरीके की भारत सरकार और राज्य सरकारें चल रही हैं, उसी स्तर से वो चलती रही, उसी दृष्टिकोण से, उसी पश्चिम के डेवलपमेंट मॉडल से चलती रही, और तो लगातार जंगल घटते चले जाएंगे, पानी खत्म होता जाएगा और शहर और वो कंक्रीट के जंगल बनकर रह जाएंगे। और आने वाले वर्षों में गर्मी सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकट का एक रूप लेकर उठेगी, जिससे इनकार नहीं किया जाए। प्रकृति अब चेतावनी दे रही है। सवाल यह है कि हम क्या समय रहते इसे सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि केवल धुंध ही धुंध है, नेगेटिव ही नेगेटिव बातें हैं। भारत में भले ही इस पर बहुत अच्छा काम नहीं हुआ, मगर विश्व के अनेक देशों ने इस चैलेंज को समझ लिया है और इसको काउंटर करने के लिए लगातार काम भी प्रारंभ हुआ। सिंगापुर की बात कर लें तो हर वहां पर हर नई बिल्डिंग में ग्रीन रूफ और वर्टिकल गार्डन अनिवार्य कर दिए गए हैं। लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं। सड़के किनारे घने वन क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं और वर्षा जल को राष्ट्रीय नीति बनाकर उसके संरक्षित करने की बात सिंगापुर कर रहा है। इसके परिणाम आए हैं, कई इलाकों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक नीचे चला गया है। अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट कम हो गया है और एयर क्वालिटी में भी बेहतर वहां
पर परिणाम आए हैं। नीदरलैंड का दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने वाटर मैनेजमेंट का एक वर्ल्ड मॉडल खड़ा किया है। नीदरलैंड ने जल संकट और बाढ़ दोनों से निपटने के लिए एक रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया है। नदियों के आसपास निर्माण को सीमित कर दिया गया है, यानी नदियों को बेरोक टोक बहने का क्षेत्र दे दिया गया है। वेटलैंड और जल निकाय पुनर्जीवित किया गया है। रेन वाटर स्टोरेज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया है और शहरों में परमेबल रोड्स यानी सूखने वाली सड़कें बनाई गई। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में या देश में जिस तरीके की कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं और उनके बाजू से कंक्रीट की नालियां बनाई जा रही हैं, जिससे सारा का सारा जो जल स्तर है वो बाहर बह के चला जाता है शहर से, जिससे शहर का जल स्तर या गांव का जल स्तर बढ़ नहीं पाता। तो वहां पर इसे सहेजने का काम किया जा रहा है, जिसके परिणाम है पूरी जल स्तर रिचार्ज हो रहा है, बेहतर तरीके से हो रहा है, गर्मी और सूखे का असर कम हो रहा है, बाढ़ नियंत्रण में सफलता मिल रही है और इस सब से एक वाटर का साइकिल वहां पर बन गया। तीसरी उदाहरण लें चीन का, तो वहां पर उन्होंने पार्क और वेटलैंड बढ़ा दिए हैं। बारिश का पानी जमीन में उतारने वाली नई नई डिजाइनें वो बना रहे हैं। छतों पर वो हरियालियां कर रहे हैं और आर्टिफिशियल लेक्स और अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप कर रहे हैं, जिससे भी कई शहरों में तापमान घट रहा है, बारिश का पानी संरक्षित होने लगा है और जल भराव और सूखा दोनों में राहत उन्हें मिल रही है। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो उन्होंने सोलर एनर्जी आधारित कूलिंग सिस्टम पर काम किया, उसे सस्टेनेबल किया है, बढ़ा दिया है। हीट रेसिस्टेंट बिल्डिंग मटेरियल्स वो यूज कर रहे हैं और हजारों खजूर और सेड ट्रीज लगाए गए हैं। पब्लिक कूलिंग जोन्स डेवलप किए गए हैं। इसका परिणाम है शहरों में आउटडोर हीट एक्सप्लोर कम हो गया है, बिजली खपत भी नियंत्रित हो गई। जर्मनी का मॉडल की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने कोल एनर्जी कम कर दी है, सोलर और विंड एनर्जी बढ़ा दी है, अर्बन फॉरेस्ट और ग्रीन कॉरिडोर उन्होंने बड़े बड़े डेवलप किए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत किया है। परिणाम स्वरूप कार्बन इमिशन में कमी हुई है, गर्मी और प्रदूषण दोनों पर नियंत्रण उन्होंने इस एक गतिविधि से कर लिया है। भारत के लिए इस पर सीख है कि वो सिंगापुर का अर्बन ग्रीनिंग मॉडल अडॉप्ट कर सकता है, नीदरलैंड का वाटर मैनेजमेंट भी यूज कर सकता है, चीन का स्पॉन्जी सिटी मॉडल भी यूज कर सकता है और जर्मनी का रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी मॉडल को भी अडॉप्ट कर सकता है। तो इन सब पर दुनिया के कई देशों ने समझ लिया है कि क्लाइमेट चेंज अब भविष्य के नहीं बल्कि वर्तमान का संकट बन चला है। सिंगापुर ने पेड़ों और ग्रीन बिल्डिंग से शहर को ठंडा किया है, तो नीदरलैंड ने पानी को दुश्मन नहीं बल्कि संसाधन बना लिया है। चीन ने शहरों को स्पॉन्जी सिटी में बदल दिया है और जर्मन में रिन्यूएबल एनर्जी को राष्ट्रीय प्राथमिकता दे दिया है। सवाल फिर वही भारत के सामने, क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच के संतुलन को बना पाएंगे या फिर आने वाली पीढ़ी पानी और ठंडी हवा दोनों के लिए जैसे वर्तमान पीढ़ी संघर्ष कर रहे हैं वही करना पड़ेगा। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? क्या भारत सरकार पटरी पर लौटेगी और इन सब उपायों को करेगी? और क्या हम भारत में इस क्लाइमेट चेंज और हीट वेव को रोक पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी बात शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनस्वरूप। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।